एक बार फिर से आपका स्वागत है संघर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो पूरी कड़ी चल रही है, इस कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भारत के संविधान को पढ़ते हुए, इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हुए भाग 5 पर। इससे पहले की जो हमारी वीडियो है वो 1 बाई 1 आपने देखी होंगी। आप लोगों का प्यार मिला है, अच्छा लगा है हमको देख के कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा लेंगे। आने वाली परीक्षा में उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उन वीडियो को अगर आसानी से देखते हैं, आराम से बैठ के देखते हैं, तो आप उनमें उनसे जो मिलने वाले क्वेश्चंस हैं, उनसे जो मिलने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसी क्रम में हम आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा, संविधान में किसी ने संविधान की आर्टिकल 32 को हृदय कह दिया है। आपने देखा होगा संविधान में किसी ने आर्टिकल 19 को रीढ़ की हड्डी बोल दिया है, रीढ़ बोल दिया है। किसी ने कुंजी बोल दिया है प्रस्तावना को। ऐसे अलग अलग बुद्धिजीवी और अलग अलग जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। लेकिन मैं आज आपसे बात करना जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप एक मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये जो पार्ट है, पार्ट 5, उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो संविधान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। संविधान का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है। हर एक स्टूडेंट इस पार्ट से भागता है, हर एक स्टूडेंट इस पार्ट में हमेशा क्वेश्चन गलत लगा के आता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या है, हम लोग उस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्यों अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें लिखा हुआ है संघ या यूनियन, ये एक स्पेशली संघ की बात करूँ तो हम लोग केंद्र सरकार की बात करेंगे। हम एक देश के लिए बात करेंगे, केंद्र सरकार की। अगर आप लोगों ने ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो इससे आगे का जो आने वाला पार्ट है, जो राज्य वाला पार्ट है, पार्ट 6 है, उसमें केवल और केवल इसी के जैसा, जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, वहाँ हम राज्यपाल पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, वहाँ हम मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे। ऐसे ही नीचे के सारे सिस्टम को हम बिल्कुल सेम पढ़ लेंगे। तो मैं आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अगर जो पार्ट 6 है उसमें जो डिस्कस करेंगे, हम केवल यहाँ का रेफरेंस लेके वहाँ डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताएंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें वहाँ भी बता दें, ये सारी चीज़ें यहाँ भी बता दें, ऐसा नहीं है। हम लोग कोलरेट करेंगे, हम लोग देखेंगे जोड़ के कि अगर ये अंडरस्टैंड हमसे हो गया, हमारी समझ में आ गया, तो बाकी का पार्ट भी हमारी समझ में आ जाएगा। तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए, आपसे हमारी हमेशा एक ही गुजारिश रहती है कि आप लोग लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए और हम लोग को शेयर करिए, ताकि हम लोग जिस एक कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये मिलता रहे कि आपको पता है वीडियो बनाने के लिए एक सेपरेट टाइम निकालना पड़ता है, और उसके लिए पोटेंशियल और सारी चीज़ें और सारे फैक्ट्स आपको कलेक्ट करके हमको देने होते हैं। और कोशिश होती है कि उन जो बुकिश लैंग्वेज होती है, किताबों की जो भाषा होती है, उस भाषा को थोड़ा जनरलाइज करके आप तक पहुँचाने का हमारा पूरा सिस्टम रहता है, पूरा हमारी कोशिश रहती है, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मिलती रहें, और आप एक दूसरे से इंटरलिंक बना के, जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, जो हमारा पूरा कोशिश रहता है कि आप एक दूसरे से, पहली बात क्या है, देखो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे, अगर हम पहली ही बार में आपको इंटरलिंकिंग समझाना स्टार्ट कर दें, आज ही मैं आपको बता दूं कि एक चैप्टर को लेकर दूसरे चैप्टर में इंटरलिंकिंग समझाना स्टार्ट कर दूं, तो शायद वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी लेक्चर को लास्ट के 5 मिनट या लास्ट के 4 मिनट में देखते हैं, और जब आप कुछ सीख जाते हैं, वहां आप जब सीख जाते हैं, तब आप देखेंगे कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो अब पढ़ के हमें इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरलिंकिंग वाली जो फैक्ट है वो आप पहले एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, पहले एक बार बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की जो ड्राइव चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी चीज़ें जनरलाइज हो जाती हैं, थोड़ी सी चीज़ें टफ हो जाती हैं, वहाँ आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, इन वीडियो में जो चीज़ें बोली जाती हैं, हम लोग इतना बोलते हैं या बोर्ड पे 4, 6, 10 लाइन लिख लेते हैं। हमारे लिखने का मकसद ये नहीं होता है कि हम वहाँ से देख के आपको बोल के सुना देंगे। हमारे लिखने का मकसद होता है कि आपको एक क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी में हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे तो मैं बताऊं, हमारे पास ऐसे हमारी टीम में टीचर्स हैं, आप देखते ही होंगे कि अगर बिना किताब के अगर उनको बोलने खड़ा कर दिया जाए, तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वो सारे सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, 1 बाई 1 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से खत्म कर सकते हैं। पता चलेगा आधा घंटा बात करेंगे हिस्ट्री में, फिर बाद में आ जाएंगे जो पॉलिटी में, फिर ज्योग्राफी में, फिर इकोनॉमिक्स में, वट। लेकिन यहाँ क्या है कि क्योंकि हम लोग इसलिए आए हैं ताकि आपको वो सही चीज़ मिल सके, वो सही क्रम पता चल सके, जिस क्रम को लेकर आप घूमते हैं। अभी जैसे देखो, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, जो हमारा ये यूनियन है,
तो हम स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत होती है मैं बता देता हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा यूनियन पढ़ाना, मैं स्टार्ट करूँगा जो आपका राष्ट्रपति है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं स्टार्ट करूँगा कि कैसे बनती है सरकार, मैं स्टार्ट करूँगा जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो उसमें वो किन किन लोगों से चीज मिलके बनती है। लेकिन हम स्टूडेंट्स में या बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है मैं राष्ट्रपति की बात करूंगा, अगर मैंने कहीं पे भी लोकसभा के सदस्य की बात कर ली तो बच्चा छोड़ देगा सारी राष्ट्रपति को, बच्चा लोकसभा के सदस्य को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। मैं बात कर दूंगा राज्यसभा की तो बच्चा राज्यसभा के बारे में सोचेगा कि राज्यसभा का मुझे पता चल जाए। ऐसा नहीं है, हम आपसे गारंटी देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, बिल्कुल तरीके से चलिए, हम एक एक चीज करके आपके पास पहुंचाएंगे। राज्यसभा की जहां जिक्र आएगा वो एकदम डिटेल पता चलेगी। अगर हम आज राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे और राष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको राष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड कोई भी चीज डाउट मन में नहीं रहेगी, ये कंफर्म है, बस आप एक बार देख लीजिए। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कई जगह पे मैं एंग्लो इंडियंस की बात करूंगा तो आप लोगों का क्या सिस्टम होगा कि आप मेरे वीडियो को एंग्लो इंडियंस में राष्ट्रपति छोड़ेंगे और एंग्लो इंडियन पे भाग जाएंगे कि एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं। लेकिन जब हम उसी क्रम में हमारी लेक्चर की कड़ी में हम 330 और 331 पे पहुंचेंगे तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। जहां जिसकी जरूरत होगी उसको वहां पढ़िए, यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का टाइम है। क्योंकि आजकल देखा जाता है, आजकल बच्चे नई तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ये 2 मिनट केवल इसलिए है ताकि वो भूमिका तैयार हो जाए जिसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको करिए, हम आगे भी बताएंगे। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे स्टूडेंट, अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो कोई सपोज दैट कोई पीसीएस की तैयारी करने की कोशिश करता है, वो पढ़ना स्टार्ट करता है पॉलिटी की किताब, वो पढ़ना स्टार्ट करता है हिस्ट्री की किताब। अब हिस्ट्री की किताब पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते क्या होगा, 10 मिनट पढ़ेगा, 10 मिनट में 2 3 4 लाइन मुश्किल से समझ में आएंगी, 5 लाइन समझ में आएंगी, फटाफट से फोन उठाएगा, उस पर मैसेज आ जाएगा, मैसेज का रिप्लाई करेगा, किसी ने कोई लिंक भेज दिया होगा, लिंक में पता चलेगा वो पॉलिटी पढ़ रहा था और हिस्ट्री का कोई टॉपिक होगा उसको देखने लगेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब के जो वीडियो छोटी छोटी आती हैं वो वीडियो देखने लगेगा, उसके बाद वो कहीं और चला जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं केवल वो दिमाग में रहना चाहिए। यानी कि आर्टिकल, आज अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे 52 से जो भाग 5 में 52 से 151 तक है, तो आपको केवल कंसंट्रेशन होना चाहिए कि 52 है क्या। मैंने आपको पहले बताया 52 के बाद 53 क्या है, 54 क्या है, 55 क्या है, इस हिसाब से आपको क्रम, जब आप इस क्रम को कंप्लीट कर लेंगे तब आप देख लीजिए कि 52 में कोई ऐसी चीज आपसे पूछी गई हो किसी कंपटीशन में या कहीं पे आपसे नहीं आ रही हो तो फिर आप लोग कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी कमी है। बस यही मेरे को आपसे बोलना था। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज जो संघ है भाग 5, इससे पहले भाग 4 के हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़े थे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज। आशा है कि आप सबने देखा होगा। आज का जो क्रम रहने वाला है वो है, देखो बहुत बड़ा पार्ट है ये 100 आर्टिकल्स हैं इसमें। भाग 5 में 152 से लेके 151 तक हैं। हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसके अंदर, मैं पहले बता रहा हूं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मेरा पर्टिकुलर फोकस किस पे रहेगा। जब हम संघ की बात करते हैं दोस्तों, तो संघ का आपको पता है हम लोग पढ़ेंगे सबसे ऊपर, अब देखा ही गया कि राष्ट्रपति को रखा जाता है। औपचारिक रूप से सबसे ऊपर हमारे यहाँ राष्ट्रपति को रखा जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में। क्यों सबसे ऊपर इसलिए रखा जाता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। कैसे हेड होता है वो हम डिस्कस करेंगे जब एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आता है दोस्तों, राष्ट्रपति के थोड़ा नीचे आ जाइए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रधानमंत्री यानी उप प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, कैग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो एमपीज होते हैं, एमपीज के चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो क्या होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद बनती है जिनसे, स्पेशली मंत्रिपरिषद लोकसभा में वो जो भी सरकार होती है वो उसमें से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को उठा लेती है। आपको पता होगा कि टोटल लोकसभा के सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनको मंत्री बना दिया जाता है और उनके द्वारा जो बनती है वो मंत्रिपरिषद बन जाती है। उसके बाद हम संसद पढ़ेंगे। संसद किस में पढ़ेंगे, हम भाग 5 में ही संसद पढ़ेंगे। जब हम संसद टाइम आएगा तो उसमें बताएंगे, जैसे संसद में प्रस्ताव कैसे आते हैं, बजट कैसे पेश होता है, काल होते हैं, शून्यकाल, ये काल वो काल, कैसे काल है, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम संसद में पढ़ेंगे। वो किस में है, भाग 5 में। बजट आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा बजट प्रस्तुत किया गया, कैसे क्या प्रोसीजर, वो हम उसमें पढ़ लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग, ये जितनी चीजें हैं बिल्कुल सेम ही चीजें हमारी भाग 6 में आने वाली हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां समझ लेना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हम संघ पढ़ने वाले हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है वो संघ। तो आपको पता होगा कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका और विधायिका, 3 चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा जो सिस्टम बनता है वो 3 चीज़ों से हमारी संसद चलती है। कार्यपालिका,
जो आज हमारा मेन मुद्दा है कि कार्यपालिका में कौन होते हैं, तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं जो उनकी मंत्री परिषद होती है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो और नीचे आ जाते हैं, जैसे कि मान लो कैग एजी आ जाता है, अटॉर्नी जनरल आ जाता है, उनका रोल होता है। मंत्री परिषद का रोल होता है। उसके बाद जो संसद होती है, संसद में लोकसभा, आपको पता ही है लोकसभा ही सरकार में पार्टिसिपेट करती है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि जो सचिवालय होता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो होता है या केंद्रीय सचिवालय जो होता है, वो भी हमारा जो कार्यपालिका का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये सचिवालय कौन होता है, आप किताबों में देखेंगे आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा कि कार्यपालिका की, आपको से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि कार्यपालिका का पार्ट कौन कौन होता है। वहाँ पे केंद्रीय सचिवालय को बच्चे नहीं, क्योंकि किताब में नहीं मिलता है, लेकिन केंद्रीय सचिवालय को भी हमारी जो कार्यपालिका है उसमें शामिल किया जाता है। और शामिल किया जाता है। अब केंद्रीय सचिवालय में कौन कौन चीज़ें होती, कौन कौन लोग होते हैं, वहाँ पर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं जो रेगुलर बेस पे काम करते हैं। वो कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उसमें बैठे हुए। जो आप लोग हैं आईएएस हैं, आईएएस बन के जो जाते हैं वो लोग ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं। वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उसी सचिवालय के काम को वो लोग जमीनी स्तर पे, यानी कि जो आप लोग डीएम बनेंगे, अलग अलग जगह के एसपी बनेंगे, या जो भी अलग अलग टाइप में जाके आप आईएएस लेवल से जितनी भी सारी जो भी यूपीएससी आपको देगा, आप अलग अलग जगह में जाके बैठेंगे, वो सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। कोई आईएफएस में जाएगा, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएगा। उसी में से दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। परमानेंट जिनको हम बोल देते हैं सचिव, जिनको हम बोलते हैं कौन होते हैं, ये सचिव होते हैं। सचिव सचिवालय में बैठते हैं और सचिवालय ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। उनका काम होता है सरकार के लिए, यानी कि कार्यपालिका के लिए ड्राफ्ट तैयार करना। किसी भी अगर कोई नियम बनाना है, कोई कानून को देखना है तो ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बारे में बताना है सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि पहले जो भी हमारे सचिव होते हैं, जो भी हमारे मुख्य सचिव, आपने सुना होगा मुख्य सचिव होते हैं, या प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ होते हैं। ये परमानेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सरकारें तो 5 साल में आके चली जाती हैं, कोई सरकार आती है चली जाती है, लेकिन इनका जो टेन्योर होता है दोस्तों, सीनियरिटी के हिसाब से जो प्रोसीजर होता है उसका, डीआईओपीटी का जो भी प्रोसीजर होता है उसके थ्रू इनको प्रमोशन मिलता है। ये लोग जाते हैं और ये लंबे समय तक, 62 ईयर्स तक अपनी सेवाएं ये अलग अलग सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उसको देते रहते हैं। तो सचिवालय का आपको मैंने थोड़ा सा कंपोजिशन आपको बताया कि इसका मेन काम क्या होता है। उसके बाद, क्योंकि आज हमारा जो काम है वो केवल कार्यपालिका का ही पढ़ना है, कार्यपालिका में ही का जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं कि वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति आज हमको पढ़ना है कि राष्ट्रपति, हम कोशिश करेंगे कि आपको राष्ट्रपति, क्योंकि बहुत टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक इसलिए क्योंकि समझ नहीं पाते हैं हम लोग नहीं समझ पाते उसका चुनाव कैसे होता है। कहीं कहीं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली लिखा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल इलेक्शन सिस्टम होता है, हम लोग समझ में नहीं आता कि होता क्या है बहुत सारे लोगों को। लेकिन आज आपको बिल्कुल सिंगल वे में समझाया जाएगा, आपको बताने की पूरी कोशिश करी जाएगी कि आज के बाद आपको नहीं ऐसा लगे कि आपको आता नहीं है। आपको बिल्कुल सिंगल, आपको सब चल जाएगा कि एकल संक्रमणीय क्या होता है, अनुपातिक प्रणाली क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने या जिसने भी एक छोटा सा मैंने कॉम्पोजिशन लिया है, एक छोटा सा नोमिनिक्स लिया है, जिसको आपको याद करना है, पूरा राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करके आता तो 2 मिनट में खत्म हो जाता। 2 मिनट में क्या लिखा है मैंने लिखा है पकानी कोका दुयो दसम। आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, आपको याद रखना है पकानी कोका दुयो दसम। अगर आपने ये जो 7-8 शब्द मैंने लिखे हैं, वैसे तो 3 ही शब्द है, पकानी कोका दुयो दसम, अगर ये आपने याद कर लिए तो आपको लेके 52 से लेके और जो 61 तक जो आपका अनुच्छेद है वो याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए मैं पहले इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर 1 बाय 1 हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बता दिया और हम चले गए। अगर मैं खाली बताने की बात करता तो सीधे से बता दूंगा। देखो 52 में क्या है, ये मैंने लिखा पकानी में इनको एक एक शब्द, पे कै आ नी को दुयो दसम, ये एक एक शब्द को मिला के देखेंगे। पहले पे क्या आता है दोस्तों, पहले पे हमने लिया है, बताया है 52। आप अगर संविधान के आर्टिकल 52 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 52 को पढ़ेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद की बात है, कैसे है वो डिस्कस करेंगे, वो किस में दी गई है। केवल आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो पीसीएस के स्टेट के एग्जाम होते हैं, उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 52 क्या है, या राष्ट्रपति के पद की जो विवेचना है या वो वर्णन है वो किस में दिया गया है। तो आपको याद रखना है 52। उसके बाद अगला है कानी मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का कौन हेड होगा, कार्यपालिका कैसे वर्क करेगी, उसका किस में दे रखा है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा। औपचारिक अनौपचारिक बात करेंगे तो वो किस में दिया गया है दोस्तों, 53 में, यानी कि पा का। अब बचता है नी मतलब आता है, नी पे आता है
54 यानी कि 54 आर्टिकल्स। अनुच्छेद 54 पे आता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन लोग करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक लाइन में याद रखना, निर्वाचन किसमें है, 54 में। उसके बाद दोस्तों लिखा है कोका। कोका का मतलब, को मतलब होता है कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। अभी हम बात करेंगे कोटा क्या होता है, कौन सा कोटा होता है जिसको लेने के बाद आदमी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो कोटे की बात किसमें करी गई है, बात करी गई है 55 आर्टिकल में, अनुच्छेद 55 में। उसके बाद आता है का मतलब कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल की भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बताना है 56। कितना कार्यकाल होगा, कैसे होगा, डिस्कस करेंगे एक एक करके, आपको याद रखने की बात कर रहा हूं। उसके बाद दुइयो, दुइयो लिखा हुआ है, दुइयो का मतलब है 57 पे आता है दे मतलब दोबारा निर्वाचन। क्या भारत के राष्ट्रपति में, भारत की राष्ट्रपति प्रणाली में क्या राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है? हाँ दोस्तों, हो सकता है। कैसे, बता रखा है कि दोबारा निर्वाचन के लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 57 में। उसके बाद 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको याद रखना है 58 योग्यता। दुइयो मतलब योग्यता, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दे मतलब दशाएं, दशाएं मतलब 59 में राष्ट्रपति की जो दशाएं का मतलब कंडीशंस होता है, किन कंडीशन में राष्ट्रपति को नहीं रहने दिया जाएगा। अब मैं बताऊंगा दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, फला फला जो भी चीजें वो बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ दशाएं आपको याद रखनी है, वो किसमें है, 59 में है। उसके बाद आता है 60, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। दे, फिर क्या आता है से मतलब शपथ। आर्टिकल 60 में क्या दे रखा है, 60 में दे रखा है शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगी, कौन देगा, कैसे कौन नहीं देगा, वो हम डिस्कस करेंगे, शपथ की बात करती है। उसके बाद आता है मैं, लास्ट है मैं, यानी कि मैं मतलब महाभियोग। 61 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इस एक लाइन को याद रख लेंगे, पकानी कोको दुइयो दसम, ये आपने याद कर लिया तो आपके जो 7-8 आर्टिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक शॉर्ट निमोनिक्स बनाया था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। अब हम बात करते हैं जो अपना 52वां है। पहले पेपुर पद, यानी कि राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में कहां से लेके आया गया है, कहां से लेके आया गया है, कैसा है कैसा नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यूएस से, लगा देते हैं बच्चे, क्योंकि ऑप्शन होता है ना यूएसए, और यूएसए और यूएसएसआर लिखा होता है, ऑप्शन में लिखा होगा संघ रूस या पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको यूएसए, ऑप्शन में दे दिया जाएगा फ्रांस, ऑप्शन में दे दिया जाएगा ब्रिटेन। तो आप क्या करेंगे, हमारा ये नॉर्मली फैक्ट होता है कि अगर हमें नहीं आता ना तो हम सबसे पावरफुल चीज़ों को पकड़ लेते हैं, हम रूस लगा देंगे या हम यूएसए लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही पावरफुल हैं, तो उन दोनों को लगा के भाग जाएंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 52 है उसमें भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, और वो जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे ब्रिटेन में रानी होती है, रानी का सिस्टम होता है, काम करने वाला और कोई काम करता है, रानी की अंतिम अनुमति रानी की होती है, रानी वहाँ पे एक जैसा हमारे यहाँ का राष्ट्रपति वर्क करता है। मैं डिस्कस करूंगा जब हम वहाँ पे इसकी पावर के ऊपर बात करेंगे, वहां डिस्कस करूंगा। यहां केवल हमको इतना याद रखना है कि आर्टिकल 52 में दे रखा 52 में दे रखा है राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है। ये पद राष्ट्रपति का है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। जैसे ब्रिटेन की रानी होती है, वैसे हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है राष्ट्रपति के सारे काम जैसे ब्रिटेन में रानी करती है, वैसे हमारे यहाँ करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 53, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, कार्यपालिका का जिक्र करा गया है। तो कार्यपालिका आप लोग देखेंगे, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक्चुअल में कार्यपालिका को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा, एग्जीक्यूटिव होगी क्या, तो आप जानते हैं। यहाँ पे आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के हेड की, तो जो वास्तविक हेड होता है, रियल, एक्चुअल में रियल में जो होता है, आपको पता है प्रधानमंत्री के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नहीं कहता कि 370 हटनी है, वो ऐसा प्रोसीजर नहीं स्टार्ट करता कि राष्ट्रपति 370 हटा सकता था, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वास्तविक, ये कई बार जब हम मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए जाते हैं, पीसीएस में लिखने के लिए आ जाता है कि वास्तविक और औपचारिक जो प्रधान होता है ये कार्यपालिका का, ये कौन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम डिस्कस की बात करते हैं, क्यों हमारे संविधान में, भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव का औपचारिक यानी कि ऑफिशियल जो हेड होगा, ऑफिशियल हेड कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका जो ऑफिशियल या औपचारिक हेड होगा वो राष्ट्रपति होगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक रियल कौन होता है, आप लोग जानते हैं, जो सरकार बनाते हैं एक्चुअली में वही हेड होता है। आप जब आप पूरा समझ में इसको पढ़ लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि जो पूरा का पूरा संविधान है वो क्या बना हुआ है, वो संविधान को बनाने की कोशिश करी गई है बिल्कुल नेताओं के लिए। अभी बात करेंगे कैसे, क्योंकि कुछ चीजें इसमें संविधान में आप जब पढ़ लेंगे ना पूरा, तो फिर आप चाहे अम्बेडकर की जीवी आके आपके सामने क्वेश्चन करेंगे तो आप वहां भी क्वेश्चन बता सकते हैं, वहां भी आप बता सकते हैं कि हाँ। तो क्वेश्चंस
पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में एग्जीक्यूटिव, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, वो किसे कहा जाता है, कौन होता है। तो भारत के संविधान के प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो वो होता है प्रधानमंत्री या पीएम। और जो औपचारिक या ऑफिशियल होता है, आपको पता है बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई भी विधेयक या कोई भी जो काम है वो पूरा नहीं हो सकता। कोई भी संधि संबद्ध कुछ भी ऐसा काम जो कार्यपालिका का है काम है वो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के नहीं हो सकता। इसका मतलब है सिग्नेचर का मतलब कार्यपालिका, और कार्यपालिका मतलब औपचारिक, यानी कि फाइनली ले आ जाता है उसके पास साथ साइन करने के लिए। जब वो साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है, कोई भी जो बिल होता है वो कानून बन जाता है, विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो हेड कौन है, औपचारिक, इसकी बात करी गई है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हमने क्या पढ़ा है। कार्यपालिका की बात करी गई है अनुच्छेद 53 में, और 53 में बताया गया है कि कौन हेड होगा वास्तविक और कौन हेड होगा आपका औपचारिक। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है, तो आज आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मैंने कोशिश करी गई है कि हम करी है कि मैं आपको जनरलाइज करके बता सकूं। जो आर्टिकल आपकी बार क्या करते हैं, नी, मतलब नी पे होता है 54, आर्टिकल 54 यानी कि अनुच्छेद जो 54 है, 54 है, उसकी बात कर रहे हैं। तो 54 में नॉर्मली राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी गई है। अगर एक लाइन में कह के निकलना चाहें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है, आर्टिकल 54 में दिया गया है। लेकिन दोस्तों, लेकिन स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि निर्वाचन कौन करता है, कैसे निर्वाचन होता है, ये हमारा आज का मुद्दा है। और यही हमारी इस मुद्दे को समझाने के लिए पूरी कोशिश करी गई कि आपको समझ में आए। तो क्या है कि निर्वाचन जो करेगा वो निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग प्रोसीजर को दाएगा कि भारत की जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन की प्रणाली को कौन अंजाम देगा, कौन उसके निर्वाचन को करवाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन यही बन जाता है कि वो निर्वाचन आयोग कराएगा। कब कब कराएगा वो अलग की बात है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना आवश्यक है। 6 महीने से ज्यादा आप राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ये अलग की बात है। तो निर्वाचन आयोग, आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि निर्वाचन आयोग की बात आ गई है, तो निर्वाचन आयोग जब 324 पढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि निर्वाचन आयोग के कैसे काम होते क्या नहीं। उसके बाद निर्वाचन आयोग कराएगा तो, लेकिन उस निर्वाचन में कौन लोग भाग करेंगे, कौन लोग उसमें आके योगदान देंगे, कौन लोग योगदान देंगे। तो हम बात करते हैं कि एक निर्वाचक मंडल होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किन के द्वारा कराया जाता है। प्रत्यक्ष जनता के द्वारा कराया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा कराया जाता है, इन दोनों के मिला के कराया जाता है, लोकसभा के द्वारा कराया जाता है, राज्यसभा के द्वारा कराया जाता है, किसके द्वारा। तो दोस्तों वो होता है एक आपने देखा होगा इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल की बात करी जाती है कि पहले निर्वाचन में निर्वाचन कौन कराएगा, राष्ट्र जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो कराएगा। किनसे कराएगा, वो निर्वाचक मंडल होगा। अब तीसरा जो सवाल हमारे मन में आता है कि वो निर्वाचन मंडल तो आप कह देते हैं, एग्जाम में लिखा हुआ तो आ जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में या इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं, कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, हम दो चीजों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं एक देश, देश मतलब हमारा भारत देश। आपको पता है भारत देश में 2 लोग काम करते हैं, मोटा मोटा बताता हूं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, जैसे देश होता है, जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है, वैसे ही एक राज्य सरकार भी होती है। ठीक है, राज्य सरकार, ये राज्य की बात कर रहे हैं। तो राज्य में भी क्या होता है, 2 चीज होती है, एक होता है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। तो अब इस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे, तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और विधान सभा के परिषद होंगे, विधानसभा के परिषद होंगे। लेकिन जो विधान परिषद है उसके सदस्य नहीं होंगे। उस पर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं होंगे। जब जो हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे और इस चीज को इन्विल्ट कर रहे थे, संविधान में जोड़ रहे थे, तो उसके पीछे काम एक मेन कारण उन्होंने ये भी बताया। तो पहले कारण के पहले मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन होंगे। आप देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हमारे जो पूरे संविधान है, हमारा जो पूरा भारत है, उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उन केंद्र शासित प्रदेशों में या बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं उनमें विधान परिषद है ही नहीं, विधान परिषद है ही नहीं। अब विधान परिषद नहीं है तो वहां के, अगर मान लो
अभी मैं बताऊंगा कि किन किन विधान परिषद के लोगों को मतलब किन किन दूसरे यूटीज वाले की बात भी करेंगे। अभी आप सोचेंगे कि यूटीज भी तो जुड़ते हैं इसमें, आपने पढ़ा होगा दिल्ली पौंडुचेरी में, एक एक करके बात करूंगा। आप लोग आगे मत जाइए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ लीजिए बस। क्या कह रहे हैं, उन्होंने निर्वाचन जो उस टाइम पे संविधान बना रहे थे, उसमें उन्होंने क्या अपना जो तर्क रखा, वो तर्क रखा कि जिस दिन भारत के राज्य में, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा, उस दिन विधान परिषद को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया जाएगा। अभी क्या है, आपको पता है विधान परिषद राज्यों की इच्छाओं पर डिपेंड करता है। राज्य चाहता है अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करता है, उसको लोकसभा भेज देता है, वहां से उनकी इच्छा होती है तो वो विधान परिषद बन जाता है, उनकी इच्छा होती है तो विधान परिषद खत्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है राज्य के ऊपर, और करता कौन है, ये करती है संसद। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं रखा गया विधान परिषद को, आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल 7 ही राज्यों में है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, राजस्थान में, ऐसे 7 राज्य हैं जिनमें है। आप लोगों का काम है कि उन 7 राज्यों को आप अलग से देख लें कि किसमें विधान परिषद है और किसमें नहीं है। उसके बाद दोस्तों किसका चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को एक पावर मिलती है कि राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत करता है, कुछ लोगों को चयन करता है। तो लोकसभा में कितने लोगों को चयन करता है, वो हम लोगों ने पढ़ा होगा, 2 लोगों को। किनको, एंग्लो इंडियंस को। 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति उठाता है, किसी भी जो एंग्लो इंडियंस होते हैं उनमें से उठाता है और जाके लोकसभा में बैठा देता है। ऐसे ही जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और किन सदस्यों को मनोनीत करता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत अच्छा काम करने वाले, और ऐसे ही रेखा जो थी फिल्म अभिनेत्री थी, उनको, या विज्ञान या किसी संस्कृति या फिर गाने, किसी भी ऐसे काम मतलब जो स्पेशली है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, लोक कथा हो, क्रिकेट हो, या कोई भी ऐसा काम जो हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए उसने योगदान दिया हो, या उनका होना राज्यसभा में जरूरी है, ताकि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, वो क्रिकेट या खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपने उनको दे देंगे, उनको प्रस्ताव देंगे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, लोगों को ये कमियां होती है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से 12 लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। और वो कैसे शामिल किया दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप सोचिए, राष्ट्रपति के द्वारा अगर इनको शामिल कर लिया गया, और सपोज दैट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है कि दोबारा उनका चयन हो सकता है, अगली बार राष्ट्रपति का चयन होगा, और राष्ट्रपति का चयन होगा अगली बार, और राष्ट्रपति 5 साल के लिए नॉमिनेट होता है और 5 साल के लिए चयन होगा। ये पहले से 12 और 2 14 लोग बैठे होंगे, तो ये तो वोट इसको ही देंगे। ऑब्वियसली बात है कि तुमने तो हमको बैठाया। जैसे अभी देख लो रंजन गोगोई, आपने देखा कहाँ जाके बैठ गए, या अभी जो कुछ दिन पहले एक और रंजन गोगोई, या अभी एक हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में राज्यसभा के सदस्य बना लिया गया उनको राष्ट्रपति के। तो वो किसको वोट देंगे, जिसने बनाया है उनको। तो इसी इलेक्टोरल कॉलेज में मनोनीत जो भी होते हैं, मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या बात आती है कि इस निर्वाचन मंडल में कौन आता है, फिर इस निर्वाचन मंडल में आता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केवल निर्वाचित सदस्य आते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं आते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक चीज होती है यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज इनको बोलते हैं। ऐसी कुछ यूटीज हैं जिनको भारत के संविधान में, मतलब ऐसे कुछ यूटीज हैं जिनको शामिल किया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में। तो पहले आप लोग पढ़ते थे दिल्ली और पौंडुचेरी को। 70वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ किया गया 1992 में, और इन दोनों को अब ऐसा क्यों करा गया, मैं उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, आप लोग जानते हैं, भारत का सिस्टम नक्शा बनाने के लिए जगह भी नहीं है। ये भारत है, ऐसे करके आप मान लीजिए कि ये भारत है। भारत में क्या था, कुछ यूटीज क्या होती हैं, यूटीज एक्चुअल में क्या होती हैं, यूटीज होती हैं कि जिसमें जो शासन होता है, केंद्रीय शासन जो होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, या कहें तो डायरेक्ट केंद्र के हाथ में होता है, यानी कि दिल्ली से वो लोग सत्ता को अपने पास में रखते हैं। तो अब हुआ क्या, पुडुचेरी थी यहाँ पे दिल्ली था खुद। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रशासक होता है। ऐसे ही ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में भी एक बन चुका है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया, जब से एक यूटीज बन गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूटीज बन गए। तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक जो विधानसभा रखता है, विधानसभा रखने वाला एक यूटी जम्मू कश्मीर है, एक पुडुचेरी है, और एक क्या है आपका दिल्ली है। ऐसा क्यों किया गया दोस्तों, होता क्या है, राज्यसभा लोकसभा में लोग अपनी अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं, प्रतिनिधित्व होता है, सीधी सी बात है, जनता का प्रतिनिधित्व होता है। और जनता का प्रतिनिधित्व जब होता है तो वो राज्यसभा लोकसभा में तो होते ही नहीं।
सातों सात, साथ के साथ यूटीज थी नहीं, कोई भी 8 यूटीज है कोई नहीं थी। तो उस टाइम पे 1992 में लोगों ने क्या सोचा, यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ गई, दिल्ली में बहुत जनसंख्या होने लगी। अब दिल्ली में कोई जनसंख्या बढ़ने लगी, पुडुचेरी में कोई जनसंख्या बढ़ने लगी, तो वो अपनी मांग उठाएंगे, और मांग उठा के कहाँ पहुंचाएंगे, वो दिल्ली पहुंचाएंगे, दिल्ली में बैठे, क्योंकि दिल्ली से प्रशासन चल रहा है उसका। तो ये पहली बात तो खुद दिल्ली की सरकार पे, दिल्ली की पे जो बैठी हुई सेंट्रल या संघ सरकार है, उसको पहले ही बहुत जोर होता है, सब जगह देखना है उसको। उसके ऊपर यहाँ से जो जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो मांग ज्यादा बढ़ी, मांग ज्यादा बढ़ने के बाद इन्होंने सोचा अरे ये गलत करते, ऐसा करते हैं, इनको जरा थोड़ा विधानसभा बना देते हैं इनकी अपनी, भाई तुम अपना मुख्यमंत्री रख लो और अपना काम कर लो पूरा, हमको यहाँ अपने जो छोटे मोटे काम है वही निपटाते रहो, हमारे पास ज्यादा काम मत भेजो। लेकिन उसके बाद क्या है कि सारी पावर नहीं दी गई मुख्यमंत्री को। जो यूटीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको, उनमें जो अब तीन हैं, पहले 2 थे, अब मैं तीसरा भी जोड़ रहा हूं, जम्मू कश्मीर को उसमें जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्योंकि विधानसभा लेके उसके साथ है ना, 31 अक्टूबर 2019 में आपको पता है जब से 370 हटाया तो 2 अलग अलग यूटीज में बांट दिया गया। तो अब क्या कहा गया, अब ये कहा गया कि तुम मुख्यमंत्री बना लो, कोई दिक्कत नहीं मुख्यमंत्री, लेकिन तुम्हारे पास सारी पावर नहीं होंगी। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल भड़कता रहता है, क्योंकि क्यों, दिल्ली पुलिस उसके हाथ में ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में नहीं है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। ऐसी सारी पावर नहीं दी गई। तो ये जो है विधानसभा रखने वाले यूटीज, अब क्वेश्चन हमेशा 100% पूछा जाएगा कि कौन कौन से यूटीज शामिल करे जाते हैं। तो हमारे दिमागों में और हमने पुरानी किताबों में हमने पढ़ के रट रखा है दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन अब आपको याद रखना है, अब एक तीसरा यूटी भी है उसमें, वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब क्या करना है, मैंने केंद्र शासित प्रदेश कौन से शामिल होंगे, विधानसभा वाले ही हैं, विधान परिषद का जिक्र नहीं करा है, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में ओनली निर्वाचन सदस्य होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड जो होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी बता दिया कि कब इन तीनों जो दोनों को जोड़ा गया, तीसरे को कब जोड़ा गया, 31 अक्टूबर 2019 में, जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 अलग अलग यूटीज बना दिया गया, तब इसको जोड़ लिया गया। उससे पहले 1992 में 70वां संविधान संशोधन किया और इसको दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ दिया गया था। तो अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को नहीं दिक्कत होगी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। आपको पता है लोकसभा में कौन बैठते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन से वाले भाग लेंगे, केवल निर्वाचित। आपसे यूपीएससी यूपीपीएससी क्या खेलेगा, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य क्वेश्चन पूछ लेगा। आप लोग दिमाग में हाँ सभी हैं, सभी नहीं है, अभी गलत कर दो, सभी नहीं है, केवल अगले वाले क्वेश्चन में अगली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब समझना है। उसके बाद विधानसभाएं हैं, विधानसभा कहां पहुंच जाती है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य की विधानमंडल, यानी कि राज्य की विधानसभा, जिसमें एमएलए होते हैं। आप लोग डायरेक्ट चुनते हैं एमएलए को, तो एमएलए वो वाले एमएलए जो लोग चुने हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो निर्वाचक मंडल का पार्ट होंगे। तो निर्वाचक मंडल क्लियर, आशा है कि हम क्लियर हो चुका होगा। तो ये पूरा निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 54 में केवल निर्वाचन की बात करी गई है। निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन आयोग कराएगा, निर्वाचक मंडल करेगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में एक लाइन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अब जैसे ही आप अप्रत्यक्ष समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे मन में आएगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है। भाई फिर प्रत्यक्ष क्या होता है, लिखा हुआ आएगा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष, ऑप्शन 2 अप्रत्यक्ष, ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कि अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्यों होता है, कैसे होता है, आप देखते हैं। अब मैं छोटी सी बात करता हूं, आप लोग अपने गांव के प्रधान को, जब प्रधानी का इलेक्शन होता है, आपके पंचायत का इलेक्शन होता है, आपके पंचायत से ऊपर ब्लॉक प्रमुख का होता है, उससे ऊपर आप लोग अपने एमपी को चुनते हैं, अपने एमएलए को चुनते हैं। तो वहां क्या करते हैं, जब आप एग्जाम वोट देने जाते हैं, जब वोट करने जाते हैं, तो आपको एक पर्चा मिलता है, एक बैलेट पेपर मिलता है, उस पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे होते हैं। तो आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि भाई हम राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, लगा दो इस पर, हम इसको चुन रहे हैं कि हमें ये भी पसंद है, 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 आप सबको दे दो, किसी को नहीं मिलेगा वोट। क्योंकि आप जो वोट करते हैं वो प्रत्यक्ष करते हैं, आप जो करते हैं वो सिंगल बैलेट पेपर पे करते हैं। केवल सिंगल बैलेट पेपर पे आपके पास चॉइस होती है 10, 15, 20, 25 लोगों की, आपको उनमें से एक को चयन करना होता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आप लोग वोट देते हैं राष्ट्रपति को, नहीं, वो इनडायरेक्ट आप किसको वोट देते हैं, एमपी को। आप किसको वोट देते हैं, एमएलए को। और एमपी और एमएलए ही जुड़ के, एमपी एमएलए ही मिलने के बाद वो लोग उन्हें अपने एमपी एमएलए के जो लोग होते हैं वो वोट करते हैं राष्ट्रपति को। तो उस प्रणाली को क्या कहते हैं, उस प्रणाली को कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल सिस्टम।
है ना, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सिस्टम को समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली है क्या। यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, अप्रत्यक्ष चुनाव कर रहे हैं और ये एकल संक्रमणीय अनुपात प्रणाली लगा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सिस्टम आपने देखा ऊपर का, मैंने बताया निर्वाचक मंडल, तो ये निर्वाचक मंडल के पास जैसे हम लोग वोट करते हैं, नॉर्मली हम लोगों का वोट जो होता है, हम लोग वोट करते हैं एमपी और एमएलए को, और हम प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या होता है कि हमने जिसको वोट किया वो हमारे वोट के द्वारा जो भी जीता है वो जाके किसी दूसरे को वोट कर दे। तो इनडायरेक्टली तो हमारा ही वोट है वो, लेकिन क्या है कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब हमने डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं वोट दिया, हमने वोट दिया अपने एमपी को, हमने वोट दिया अपने एमएलए को, और उन सब लोगों ने मिलके या उन सारी चीज़ों लोगों ने मिलके एक नया जिसमें निर्वाचक मंडल बना, और इस निर्वाचक मंडल ने चुन लिया राष्ट्रपति को। तो आशा है कि आपको प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद आपको समझना है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली क्या है, ये आज का मेन टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए हमें दो पार्ट्स में समझना पड़ेगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि अनुपातिक प्रणाली क्या है। अनुपातिक प्रणाली क्या है, या प्रेफरेबल, प्रेफर का मतलब होता है प्रेफरेंस वाला, एक्चुअली मैं सिंपल बोल देता हूं कि प्रोपोर्शनल या प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंस का मतलब होता है, मान लो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, आपको 4-5, अब सोच लो एक बार आपकी नौकरी लग गई गवर्नमेंट, तो आपके पास अगर आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई तो आपके पास क्या होगा कि 25 फोटो आएंगे, आपके पास 25 फोटो आएंगे। 25 फोटो में से आपको कहा जाएगा कि आप सेलेक्ट कर लो। तो आप कैसे 25 में से एक को सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये थोड़ी ठीक है, ये उससे थोड़ी ठीक है, अगर ये नहीं तो ये, उसके बाद कहेंगे ये नहीं तो ये, उसके बाद कहेंगे ये नहीं तो ये, यानी कि आपके पास 25 ऑप्शन है। आप मतलब एक तरह से प्रेफरेंस देंगे, आपसे पूछेंगे भी कौन सी लड़की अच्छी है, कि मम्मी देख लो फर्स्ट वाली जो है ये थोड़ी ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से सेकंड वाली भी ठीक हो सकती है, उसके बाद थर्ड वाली भी इतनी गंदी नहीं है, और आपके पास ऑप्शन है क्योंकि आपकी नौकरी है, आपके पास ऑप्शन मिला है। और वहीं अगर मैं छोटी सी मजाक से हट के बात कर लूँ, मतलब मजाक से बात कर लूँ कि अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आपके पास 2 फोटो आएंगे, आपके पास सिर्फ 2 फोटो आएंगे, आपके पंचायत चुनाव, आपको या तो एक को चुनना है या दूसरे को, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आपको दोनों में से एक को चुनना है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक है, तो अब आपकी बात कर रही है प्रेफरेंशियल क्या है, तो अनुपातिक प्रणाली क्या समझनी है। अनुपातिक प्रणाली समझने के लिए मैं आपको बात करता हूं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, अभी हम बात कर रहे हैं केवल ये प्रणाली समझने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं पढ़ते हुए कि जब से मैं प्रेफरेंशियल की बात करता हूं, अनुपातिक प्रणाली की बात करते हैं, तो कौन राष्ट्रपति लड़ सकता है, कौन उसकी योग्यता क्या होगी, उसको कैसे लड़ाया जा सकता है, उसको सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी। लेकिन हम कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो, हम एक एक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको ये अनुपातिक प्रणाली समझ में आ जाएगी, फिर हम एकल संक्रमणीय की बात करेंगे। जब इन दोनों को मिला के समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे कौन लोग आ सकते हैं इसके लिए। क्योंकि पहले क्या है, पहले बता रखा है निर्वाचन, उसके बाद दे रखा है कोटा, और उसके बाद दे रखा है कार्यकाल, और फिर बाद में योग्यता है। ऐसा नहीं है कि पहले योग्यता है, किताबों में आपको पहले ही योग्यता मिल जाती है। 58 आपको ऊपर लिख के दे दिया जाता है कि किताबों में लिखा होगा पहला योग्यता, लेकिन योग्यता तो बाद की बात है, पहले चीजें तो समझ लें। योग्य तो तभी होंगे जब चीज समझ जाएंगे, पता चला पहले योग्य चीज समझनी है, योग्यता हम पढ़ लेंगे, रटने फिर हम रटते हैं, सीधी सी बात है, रटना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो अनुपातिक प्रणाली है उसमें क्या होता है। मान लेते हैं एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, एक कैंडिडेट है सी, ठीक है, 3 कैंडिडेट है। और कैंडिडेटों में होता क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक को पसंद करेंगे। एक मान लेते हैं कोई X1 है, ये है आपका जो वोट डालने वाला निर्वाचक मंडल का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, ठीक है, ये सदस्य है। तो ये क्या करता है, इसके पास बैलेट पेपर आ जाता है, बैलेट पेपर में नाम लिखा रहता है। मैंने यहाँ पे केवल 3 कैंडिडेट लिए हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वट जितने भी उम्मीदवार हैं। बात करेंगे कि उन उम्मीदवारों को चयन होने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए आपके क्या योग्यता है, वो सेकंड है। केवल आज क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अनुपातिक क्या होता है। तो अनुपातिक में होता क्या है, मान लिया जाए कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स निर्वाचन मंडल के सदस्य हैं, या सपोज दैट कह सकते हैं एक एमपी है, एमएलए हैं, या विधानसभा का कोई सदस्य है। वो क्या करता है, उसके पास एक बैलेट पेपर आ जाता है, बैलेट पेपर आता है, बैलेट पेपर में 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक को देकर भाग आएगा वो, अगर ऐसा भागा तो निर्वाचन आयोग पकड़ के ले जाएगा कि अरे भैया ये 2 और रह गए, इनको भी दो। क्योंकि यहाँ क्या करना है, यहाँ अनुपातिक करना है, यहाँ प्रेफरेंशियल करना है, यहाँ प्रेफरेंस देनी है, या प्रेफरेबल करना है। नाम है प्रीफरेबल, प्रीफरेबल मतलब किसको प्रेफरेंस। तो सपोज दैट कि मिस्टर एक्स ने नंबर 1 बी को रखा कि भाई मैं चाहता हूं कि जो बी है वो राष्ट्रपति बने।
तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा चलो ठीक है दूसरा। तो वो चाहता है कि मैं अगर चाहता हूं कि अगर पहले वाले सिस्टम में मतलब अगर बी ना बने तो मैंने दूसरा प्रेफरेंस अपना दे दिया है सी को कि सी राष्ट्रपति बन जाए। फिर वो कहता है कि अच्छा तीसरा भी है, तो मैं कहता हूं अगर अच्छा ये भी नहीं बने तो मैं चाहता हूं कि तीसरा जो बंदा है जो ए है वो प्रेफरेंस में राष्ट्रपति बन जाए। वो आदमी ने क्या काम किया, तीन लोगों को प्रेफरेंस दे दी, फर्स्ट पे बी को रखा, सेकंड पे सी को रखा और थर्ड पे ए को रखा और निकल गया आगे। सेकंड वाला कैंडिडेट एक्स बाई वन आता है। बाई वन कहता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा भी यही मन है कि मैं पहले प्रेफरेंस में बी को रख दूँ, दूसरे पे इसको रख दूँ और तीसरे पे सी को रख दूँ। वो भी आगे चला जाता है। फिर आता है जेड वन। जेड वन कहता है नहीं नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरा मन है कि मैं सी को नंबर वन, मेरे हिसाब से सी जो है वो नंबर वन पे होना चाहिए, मेरी प्रेफरेंस है सी जो है वो राष्ट्रपति बनना चाहिए। लेकिन बी नहीं बनता है तो बी बन जाए, नहीं तो फिर ये सी पे थर्ड नंबर दे देते हैं। ऐसे करके आता है आदमी, अलग अलग वोट देने वाले वोट देते हैं। पहले नंबर पे किसको रखना है उसे 1 नंबर लगा देता है, दूसरे पे किसको रखना है उसको 2 लगा देता है, तीसरे को पे रखना 3 लगा देता है। ऐसे करके पूरी वोटिंग हो जाती है। किसी का कुछ नहीं होता, गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष होता है, देके निकल जाते हैं। मैंने केवल एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देखा है। उसके बाद दोस्तों शुरू होता है जो मतगणना होती है। प्रथम चरण की मतगणना होनी स्टार्ट होती है। जब गणना करते हैं तो गणना क्या करते हैं कि प्रेफरेंशियल क्या है। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है, अब ये देखते हैं कि पहले नंबर पे कितने लोगों को प्रेफरेंस दिया गया है, किस कैंडिडेट ने, जो निर्वाचक मंडल का सदस्य था उसने पहले नंबर पे प्रथम चरण की जो गणना होगी, प्रथम चरण की जो काउंटिंग होगी उसमें केवल ऐसे कैंडिडेट्स को देखा जाएगा जिन लोगों ने अपने प्रथम चॉइस में ए बी सी में से किसी को रखा है। तो हम देखते हैं ए में कितने लोगों ने रखा है, ए में 1, ए को मिले हैं प्रथम चरण में 1 लोग ने उसको वोट दिया है। बी को 1 2 लोगों ने। बी जो है, बी कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है उसको जितने भी लोगों ने वोट दिया है, ऐसे बहुत सारे वोट होते हैं, मैं केवल एक आपको मॉडल के रूप में समझा रहा हूं, केवल उसको 2 लोगों ने पहली प्रेफरेंस पे रखा है। अब क्या बात आती है, आप सी को देख लो 1 2 3। सपोज दैट ये 3 ना होके ये 2 आ जाए, मैं 2 की बात कर रहा हूं दूसरे नंबर पे समझाने के लिए। अगर 3 आ जाता है, मैं यहां पे 3 भी बात कर लूं, पहले नंबर पे 1 2 3 नंबर पे 3 जो सी है उसको 3 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस दी है, ठीक है। तो अगर ऐसे हो जाता है तो उसका काम खत्म हो गया। कौन जीत गया, सी। आप जानते हैं किसको ज्यादा लोगों ने करा है, सी। आपको पता चल गया। अब लेकिन मेन बात क्या आती है, मेन प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब सपोज दैट यहां पे हो जाए 2, यहां पे हो जाए 2, मान लो 2 लोगों ने बी को सेलेक्ट किया है, 2 लोगों ने सी को करा है, दोनों के मत बराबर हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब जो मतगणना है वो स्टार्ट होगी दूसरे नंबर की, द्वितीय चरण की। अब जो गणना है वो स्टार्ट होगी और द्वितीय चरण की गणना में क्या होगा, ऐसे कैंडिडेटों को काउंट किया जाएगा जिसने निर्वाचन मंडल के जो सदस्य थे ना, उन्होंने जिन बंदों को दूसरे नंबर की प्रेफरेंस दी होगी। तो दूसरे नंबर की प्रेफरेंस देखते हैं, ये तो बेचारा खत्म ही हो गया, ये तो बाहर हो गया इलेक्शन से, क्योंकि इसको तो एक नहीं पसंद किया, उन दोनों में कंपटीशन हो गया। तो दूसरे नंबर पे देखो, इसको 1 ने पसंद करा, इसने 2 को पसंद करा, 1 2 इसने 3, इसको 3 लोगों को, सी को फिर भी 3 लोगों ने पसंद किया। तो दूसरे नंबर की अगर 3 लोगों ने पसंद किया तो कौन विजयी हो गया, 3 नंबर। ये प्रोसीजर है देखो प्रेफरेंशियल वाला, जो अनुपातिक प्रणाली है वो ये है। लेकिन अब इसमें एकल संक्रमण की बात कहां से समझी जाएगी, कितने चरण हुए, 2 चरण, कितने कैंडिडेट थे, 3। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली है, राष्ट्रपति की जो मतगणना प्रणाली है, उसमें कितने चरणों तक जो मतगणना है, कितने चरणों तक मतगणना जा सकती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, क्योंकि मैंने आपको ABC करके पढ़ा दिया, तो आपको पता है A और B 2 में काम खत्म हो गया। आप वहां पे 2 लगाओगा 2 लगाएंगे, 3 लगाओगा 3 लगाएंगे, 4 लगाओगा, चाहे एक जगह लिखा रहता है तय नहीं किया जा सकता, या एक जगह लिखा जाता है जितने कैंडिडेट होंगे उससे कम, उससे एक कम, ऐसे करके। क्योंकि किस चीज पे डिपेंड करती है ये मतगणना, ये मतगणना डिपेंड करती है जो उम्मीदवार है। उम्मीदवार 8 हो सकते हैं, उम्मीदवार 10 हो सकते हैं, और 10 होंगे, मान लो 10 में से 9 टाइम तक अगर सब बराबर चले गए तो 10 में से 9 चरण तक मतगणना करनी पड़ सकती है। लेकिन मतगणना में क्या होता है, अब ये संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय जो कहा जाता है, ये एकल संक्रमणीय कहा जाता है। इसको चुनाव प्रणाली से तो बाहर कर दिया गया, ये हार तो गया है, ये पहले प्रेफरेंस भी बाहर हो गया है, लेकिन इसको दूसरे प्रेफरेंस पे तो वोट मिले होंगे। इसको भी किसी ने दूसरा प्रेफरेंस दिया था, आप देखो इसको एक बंदे ने 2 नंबर पे वोट दे रखा है एक, तो वो क्या होगा, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बी और सी के बीच में,
उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय। संक्रमणीय का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, बराबर बराबर बांट दिया जाता है। जो हारता चला जाता है उसके वोट को अगले जो दो उम्मीदवार या 3 उम्मीदवार जो भी लाइन में होते हैं, जो भी नंबर पे होते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनके मतों के साथ उसको जोड़ के उनका प्रेफरेंस काउंट किया जाता है। और वो क्या कहलाता है? वो होता है आपका एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रेफरेंशियल वोट। ये मैंने कोशिश करी है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आए, और आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे क्या होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रेफरेंशियल जो वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेंशियल जो वोट होता है, सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बांटूंगा, ताकि ये अपने में ही बहुत क्रिटिकल सिस्टम है, एक बार में समझ में नहीं आता, कम से कम 2 बार आपको वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। इसके बाद जो दूसरा वाला राष्ट्रपति का सिस्टम होगा वो ये होगा कि आपने देखा होगा जो राष्ट्रपति है, अभी रामनाथ कोविंद जी थे, आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी के नाम के आगे लिखा 8 लाख वोट मिले। आप सोचेंगे कि यार राज्यसभा, लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 या 250, विधानसभा में बहुत हुआ तो अलग अलग राज्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसी के 403 है उत्तर प्रदेश के, किसी के 243 हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। सब कुछ अगर मिला के देखा जाए तो मुश्किल से 1500-1600 लोग होंगे, लेकिन इनको यार 8 लाख वोट कैसे मिल सकते हैं? आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत कि 8 लाख वोट कैसे मिलते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि कैसे ये जो वोट है, इनकी जो मत की वैल्यू है, इनके जो मतदान करते हैं इनकी वैल्यू है, कैसे निकाली जाती है। एमपी की वैल्यू अलग होती है, एमएलए की वैल्यू अलग होती है। उसके बाद क्योंकि हमारा अगला ही सिस्टम है कोटा, उसके बाद आएगा कि कोटा क्या होता है, कितने मत जरूरी होते हैं राष्ट्रपति को इलेक्शन में भाग लेने के लिए, कितना उसका राष्ट्रपति बनने के लिए। उसके बाद उसको देखेंगे कि उसका कार्यकाल क्या होता है। तो ये नेक्स्ट वाले वीडियो में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप राष्ट्रपति समझ जाएंगे तो आशा है कि आपको राज्यपाल समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहीं पे मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं उतनी ही पोटेंशियल के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आऊँ। और ये बहुत टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना कोशिश करी गई है उतना आसान किया है। आप उसको टिपिकल बना के नहीं पढ़िए, आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।